हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं प्रोफेसर एस.के. तिवारी आप लोगों को अधिगम को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं उन कारकों के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में देखें तो सबसे पहला कारक है वह है स्वास्थ्य, जिसको कहते हैं हम हेल्थ। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्वास्थ्य, बालक के स्वास्थ्य की जब चर्चा की जाती है तो स्वास्थ्य में दोनों तरह के स्वास्थ्य सम्मिलित होते हैं, यानी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। क्यों? क्योंकि अगर शारीरिक रूप से बालक स्वस्थ होता है तभी वह उसका मानसिक भी रूप से वह स्वस्थ होता है। यदि शारीरिक रूप से वह अस्वस्थ होगा तो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ होगा, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि जो स्वास्थ्य है यह अधिगम को प्रभावित करता है। कैसे करता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर बालक स्वस्थ है शारीरिक और मानसिक रूप से तो वह सीखने में रुचि लेता है, वह विषय वस्तु को शीघ्र समझ जाता है और उसको याद कर लेता है, यानी सीख लेता है। और वहीं व्यक्ति जब अस्वस्थ होता है, बालक अस्वस्थ होता है तो वह सीखने में रुचि नहीं लेता है, सीखने चलता है तो शीघ्र थक जाता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। अगर अनिच्छा से वो कार्य को करता भी है तो प्रॉपर ढंग से उस कार्य को नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बालक का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो अधिगम को प्रभावित करता है। दूसरा कारक है नींद। नींद माने स्लीप मीन्स नींद। तो नींद भी बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। कैसे करता है? देखिए, जब भी बालक पढ़ता है, लिखता है या याद करता है तो जब काफ़ी समय हो जाता है तो धीरे धीरे उसके जो सीखने की गति है वो कम हो जाती है, उसमें अरुचि उत्पन्न होने लगती है। कहने का मतलब है कि बालक थक जाता है। अगर बालक थकान के कारण कार्य करता है तो सही से नहीं कर पाएगा, इसलिए थक जाने के बाद उसे नींद की आवश्यकता होती है, मतलब वह उसे सोने की ज़रूरत महसूस होती है। और व्यक्ति जब सो लेता है और सो कर के उठता है तो पुनः वह कार्य करने के लिए ऊर्जावान हो जाता है और पहले की तरह कार्य करने के योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नींद भी अधिगम को प्रभावित करता है। तीसरा फैक्टर है कार्य की कठिनाई, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ़िकल्टी ऑफ टास्क। तो देखिए, कार्य की जो कठिनाई है वह भी अधिगम को प्रभावित करती है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है। रुचि के अनुसार कोई कठिन कार्य करना चाहता है, कोई सरल कार्य करना चाहता है। पर यह बात ज़रूर है कि जो कठिन कार्य होता है उसे व्यक्ति जल्दी नहीं करना चाहता है। कठिन विषय वस्तु को करने में देर लगता है। वहीं जब विषय वस्तु सरल होती है, आसान होती है तो बालक को उसमें करने के लिए प्रेरणा मिलती है और वह सोचता है कि बहुत विषय वस्तु आसान है, इसको हम आसानी से शीघ्र कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो कार्य की कठिनाई है वो अधिगम को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है। क्यों? कैसे करती है कि अगर काम या विषय वस्तु अगर आपको सरल होगी, छोटी होगी, तो उसको करने में रुचि अधिक होता है। और अगर कार्य कठिन होगा, विषय वस्तु कठिन होगा, तो उस कार्य में को करने में कठिनाई होती है। यानी वह इस प्रकार की चीज़ों को सीखने में समय लगता है और शीघ्रता से व्यक्ति सीख भी नहीं पाता है। और आपका चौथा कारण है, चौथा जो कारक है विषय वस्तु यानी कंटेंट का भी अधिगम करने में सीधे प्रभाव पड़ता है, यानी अधिगम को प्रभावित करता है। कैसे करता है? देखिए, विषय वस्तु में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे विषय वस्तु जो है उसका स्वरूप कैसा है। स्वरूप का मतलब होता है कि कठिन है कि सरल है। विषय वस्तु का आकार आता है इस अंतर्गत।
मतलब विषय वस्तु छोटा है या लंबा है। फिर विषय वस्तु की प्रकृति, यानी विषय वस्तु रुचिकर है या उबाऊ वाला है। फिर विषय वस्तु की भाषा शैली, यानी सरल भाषा है कि कठिन भाषा शैली है। कहने का मतलब विषय वस्तु जैसा होता है ना, वैसा ही उसका अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। अगर विषय वस्तु छोटी होगी, सरल होगी, रुचिकर होगी, आसान होगी, तो उसको बालक जल्दी सीख लेता है। वहीं जब विषय वस्तु अर्थहीन होगी, कठिन होगी, आकार उसका बड़ा होगा, अरुचिकर होगा, उबाऊ वाला होगा, भाषा शैली कठिन होगी, तो बालक उस विषय वस्तु को आसानी से नहीं सीख पाता है और उसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाता है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो कह सकते हैं कि जो विषय वस्तु है वह भी छात्रों को विषय वस्तु जो है अधिगम को प्रभावित करती है। अगला कारक है अध्ययन की आदत, हैबिट ऑफ स्टडी, अध्ययन की आदत। देखिए, हर बालक की अध्ययन की जो आदत होती है वो भी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे विषय वस्तु को बोल बोल कर पढ़ते हैं, वहीं कुछ बच्चे विषय वस्तु को मन में पढ़ते हैं, यानी मौन अधिगम करते हैं। परंतु देखा यह गया है कि मौन अधिगम की अपेक्षा जो बोल बोल कर के पढ़ना सीखना होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली एवं स्थायी होता है ना। क्योंकि जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो विषय वस्तु हमारे अचेतन मन में संचित होते जाता है और वह स्थायी होता है। और जो मौन वाचन होता है उस समय तो याद हो जाता है विषय वस्तु, पर कुछ समय बाद वो शीघ्र ही वो विषय वस्तु दिमाग से स्किप करने लगता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो अध्ययन की आदत है वह भी अधिगम को प्रभावित करती है। देखिए, अभी आज हम लोगों ने देखा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से आपके यही जो है आपके 5 कारक हैं: स्वास्थ्य, नींद, कार्य की कठिनाई, विषय वस्तु और अध्ययन की आदत। वैसे तो अधिगम को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, लेकिन यह कारक जो हैं बालक को सीखने में डायरेक्ट रूप से जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो आज हम लोगों ने अधिगम के जो प्रभावित करने वाले जो कारकों को पढ़ा, समझा। अब मैं आशा करता हूँ कि आज के इस विषय वस्तु को आप अच्छे से समझे होंगे। फिर अगले वीडियो में मैं अधिगम के जो विधियां हैं उन विधियों को चर्चा करूंगा। मैं बता देता हूं कि अगले वीडियो में आप लोगों को कौन कौन से अधिगम की विधियों की चर्चा करूंगा। उसमें पहला है आंशिक अधिगम, दूसरा पूर्ण अधिगम, तीसरा सतही अधिगम और चौथा गहन अधिगम। तो चलिए, मैं अगले वीडियो में यह विषय वस्तु के बारे में चर्चा करूंगा। आज हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। गुड बाय।